हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्लास 10th के सोशल साइंस विषय से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज भी हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज ये यूरोप में राष्ट्रवाद का लास्ट वीडियो रहेगा दोस्त, और इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से कीजिएगा क्योंकि यह 2023 बोर्ड में आपके सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या है। पहला प्रश्न है मेरे दोस्त, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में इटली तथा जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोपीय महादेश के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, बुर्बो राजवंश की गई थी। किसकी की गई थी? बुर्बो राजवंश की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बुर्बो राजवंश। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, मेदिनी का संबंध किस संगठन से था। तो दोस्तों, मेदिनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से? कार्बोनरी संगठन से। और इस संगठन का स्थापना कब हुआ था मेरे दोस्त? तो 1810 ईस्वी में। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन का स्थापना हुआ था, जिससे संबंधित थे कौन? मेदिनी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में मेरे दोस्त ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के बीच ऑस्ट्रिया था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो दोस्तों, काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। कब नियुक्त किया? तो 1852 ईस्वी में। कब किया? 1852 ईस्वी में। आप वीडियो अगर पिछला नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, सारा इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं दोस्त कि ऑप्शन में है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, प्रधानमंत्री के पद पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 1807 ईस्वी में हुआ था। और ये किस संगठन का स्थापना किए थे? तो लाल कुर्ती नामक स्वयं सेवक संघ की स्थापना किए थे। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण 39 राज्यों से हुआ था। 39 राज्यों से हुआ था 39 राज्यों से जर्मन राइन राज्य का निर्माण हुआ था। और उसको किसने निर्माण कराया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, जाल्बेरिन कैसी संस्था थी। जाल्बेरिन कैसी संस्था थी। तो दोस्तों, जाल्बेरिन एक व्यापारी संघ का संस्था था। व्यापारिक संघ का संस्था था। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो दोस्तों, बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क कौन था? प्रधानमंत्री था। कहाँ का? तो प्रसा का प्रधानमंत्री था। कौन? बिस्मार्क।
अब देखते हैं दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, फ्रंट की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, यूरोप वासियों के लिए केस नहीं, यहां किस होगा, टाइपिंग मिस्टेक है मेरे दोस्त। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणादायक रहा? तो दोस्तों यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य ज्ञान और विज्ञान प्रेरणादायक था। किसका? यूनान का। ऑप्शन नंबर यहां से बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूनान। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? दोस्त नेपल की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? तो दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था? इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, मतलब कि कब घोषित किया गया? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कुस्तुनतनिया के संधि के तहत किया गया। अब कुस्तुनतनिया की संधि 1832 में हुआ था। कुस्तुनतनिया की संधि कब हुई थी? 1832 ईस्वी में हुई थी। और यही संधि जब हुई ना मेरे दोस्त, तो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया यूनान को। तो 1832 में ही यूनान क्या हो गया? स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। और जब स्वतंत्र हुआ तो बाइबेरिया का राजकुमार ओटो यहाँ का राजा बन गया। क्या बन गया? राजा बन गया। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, ऐतिहासिक द्विंदवाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्विंदवाद की व्याख्या किसने की मेरे दोस्त? हीगेल ने की। किसने की? हीगेल ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो दोस्तों तुर्क और रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1829 ईस्वी में हुई। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1829 ईस्वी में हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो मेरे दोस्त तुर्की और रूस के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों प्रासा 3 युद्ध लड़ा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है विस्तार से। 3 युद्ध क्या था? तो एक डेनमार्क था, एक डेनमार्क के साथ, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ और तीसरा फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो दोस्तों ये जो युद्ध होता है ये सीडान का युद्ध कहलाता है। सीडान का युद्ध कहलाता है, जिसको हम लोग सेडान भी कहते हैं। और ये जो युद्ध था ये सेडुआ का युद्ध था। और दोस्त ये जो युद्ध था इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों सेडान का युद्ध जो हुआ था प्रासा और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? प्रासा और फ्रांस के बीच। सेडान का युद्ध कहिए या सीडान का युद्ध कीजिए, बात बराबर है। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई, तो किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो दोस्तों ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, पोलैंड के विद्रोह को किसने, यहां किन के लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो दोस्तों पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। किसने कुचला? रूस ने कुचल दिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया।
अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था, तो मेरे दोस्त सेडान में हुआ था। कहां हुआ था, सेडान में। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो मेरे दोस्त जर्मनी का एकीकरण सेडान के युद्ध के बाद पूरा हुआ। सेडान के युद्ध के बाद पूरा हुआ। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो यंग यूरोप कहिए या फिर यंग इटली कहिए या फिर फ्रेंड्स ऑफ इटली कहिए, फ्रेंड्स ऑफ इटली कहिए। सब का संस्थापक कौन थे, मेजनी थे। कौन थे, मेजनी थे। तो दोस्तों यंग यूरोप का स्थापना 1834 ईस्वी में, यंग इटली का 1831 ईस्वी में और फ्रेंड्स ऑफ 1851 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ये तीनों का जो संस्थापक थे मेजनी थे। और कब कब किए थे, यहाँ डेट आपको मेंशन कर दिया गया है। आपको अगर प्रश्न में आए तो यहाँ से डेट भी मार सकते हैं और यंग इटली ये सब का संस्थापक कौन है तो मेजनी को भी मार सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, मतलब इसका ये अर्थ हुआ कि वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन कब हुआ था मेरे दोस्त, 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस उसी को कहते हैं, कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ही एक सबसे महत्वपूर्ण वास्तुकार था। बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन भी किया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्त, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था, तो दोस्तों इटली का एकीकरण जो था मेजनी ने करवाया था, काउंट काबूर ने भी मिलकर कराया था और गैरीबाल्टी ने भी मिलकर कराया था। तो इनका तो संबंध है, इनका तो संबंध है। हमसे सवाल पूछा है कि नहीं है, तो इनका संबंध है, लेकिन ये संबंधहीन है। इसका संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है, इसका संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो दोस्तों 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का व्यवस्था लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क उत्तरदायी था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में मेरे दोस्त फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और इसी के बाद जर्मनी का
एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो यहां से 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो मेजनी ने भी किया था, गैरीबाल्डी ने भी किया था, काउंट काबूर ने भी किया था, यानी तीनों किया था। और इनमें से सभी भी ऑप्शन में है, तो इनमें से सभी को हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।